तो हमारे पास शाखा निर्देश हैं अब ARM प्रोसेसर के मामले में सभी शाखा प्रोग्राम काउंटर के सापेक्ष हैं पहले हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के शाखा निर्देश होते हैं एक वर्गीकरण निरपेक्ष बनाम सापेक्ष शाखा है निरपेक्ष शाखा में लक्ष्य पता को सीधे निर्देश में निर्दिष्ट किया गया था इसलिए ब्रांचिंग उस विशेष पते पर होगी और सापेक्ष शाखा के मामले में शाखा प्रोग्राम काउंटर के सापेक्ष में है तो अनुदेश में एक ऑफसेट मूल्य होगा यह ऑफसेट मूल्य प्रोग्राम काउंटर के साथ जोड़ा जाएगा और जो भी परिणाम होगा नियंत्रण उस विशेष पते की ओर जम्प करेगा इसलिए यह उपयोगी है क्योंकि यह प्रोग्राम स्थानांतरण में हमारी मदद करेगा तो हमने पहले यह देखा है और यह जम्प हमेशा प्लस माइनस 32 एमबी की सीमा के भीतर है तो यह पूरी पता सीमा नहीं है कंडीशनल ब्रांच जो आप बना सकते हैं इस कंडीशन कोड को डाल के जैसे कि शाखा यह एक सरल शाखा है बी अब आप कह सकते हैं EQB जैसे शाखा और समानता के लिए कहें तो आप कंडीशन कोड का हिस्सा हो सकते हैं सबरूटीन कॉल भी शाखा निर्देशों का एक प्रकार है तो हमारे पास B ऑपकोड जो मानक शाखा निर्देश है और दूसरा एक BL है जो लिंक वाली शाखा है तो इस सबरूटीन कॉल में अंतर यह है कि PC 4 मूल्य को लिंक रजिस्टर में सहेजा जाना चाहिए तो यदि आप इस BL निर्देश का उपयोग करते हैं तो PC 4 R14 में सेव होगा और इसलिए BL का उपयोग सबरूटीन कॉल के लिए किया जा सकता है और सबरूटीन से वापस आने के लिए किया जा सकता है तो कोई रिटर्न निर्देश नहीं है इसलिए आप इस R14 को R15 में वापस कॉपी कर सकते हैं इसलिए यह सबरूटीन से वापस आ रहा है इसलिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं तो शाखा अनुदेश प्रारूप दिलचस्प है तो हमें यह पहला मोस्ट सिग्नीफिकेंट 4 बिट्स मिले हैं तो वे कंडीशनल कोड के अनुरूप होंगे तो फिर यह 101 यह शाखा के लिए ऑपकोड है और फिर यह L बिट तो L लिंक बिट है यह शाखा के लिए 0 और लिंक के साथ शाखा के लिए 1 है तो यह 0 और 1 है इसलिए यह B और BL संरचना है और यह ऑफसेट भाग है और यह बताएगा कि आप कितने ऑफसेट से जंप करेंगे अब आप देखते हैं कि मैंने कहा कि पिछले निर्देश में एक पिछली स्लाइड जो हमने कहा कि यह शाखा प्लस माइनस 32 एमबी है तो यदि आप जाना चाहते हैं तो कुल कितनी जगह है 64 एमबी तो 64 एमबी का अर्थ है यह एमबी 20 बिट्स है और यह 64 6 बिट्स है तो ऑफसेट में कुल 26 बिट की आवश्यकता होगी तो 26 बिट्स के ऑफसेट में आप माइनस 2 पावर 26 से 2 पावर 26 ऋण 1 तक जंप कर सकते हैं अब यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो यह 25 से 25 माइनस 1 है इसलिए यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस 26 बिट्स को संग्रहीत किया जाना है अब इस ऑफसेट भाग के लिए फॉर्मेट में सिर्फ 24 बिट के लिए स्थान मिला है तो बिट 0 से 23 तो उस मामले के लिए इस 26 बिट अंतर की गणना की जाएगी लेकिन ऑफसेट मूल्य जो हमारे पास केवल 24 बिट है अब ऐसा क्यों है तो आप अगर देखें तो यह ARM निर्देश अभी 32 बिट विस्तृत है तो यह 4 बाइट चौड़ा है इसलिए यदि आप मेमोरी में देखते हैं तो निर्देशों को मैप करते समय इसे कैसे मेमोरी में डाला जाता है तो यह इस प्रकार होगा कि पहला निर्देश स्थान 0 1 2 और 3 पर होगा इन स्थानों पर पहला निर्देश होगा फिर स्थान 4 से दूसरा निर्देश 4 5 6 और 7 होगा फिर लोकेशन 8 में तीसरा इंस्ट्रक्शन होगा तो यह इस तरह से जाएगा तो यह पहला निर्देश है यह दूसरा निर्देश है और यह तीसरा निर्देश है तो यह इस तरह से चला जाता है तो मेरा मतलब यह है कि आपको बीच में जंप की जरूरत नहीं है इसलिए जब भी आप किसी विशेष स्थान पर जंप कर रहे हैं तो आप एक निर्देश की शुरुआत में जंप कर रहे हैं और इन सभी पते 0 4 8 वगैरह यदि आप वहां हैं यदि आप इन द्विआधारी प्रतिनिधित्व को देखते हैं तो सबसे लीस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट्स हमेशा 0 हैं ये 2 बिट्स हमेशा 0 होते हैं इसलिए अब जब आप पीसी और इस जंप टारगेट के बीच अंतर कर रहे होते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है इन 2 बिट परिणाम का जो हमेशा 0 होते हैं इसलिए उन 0 को अलग से संग्रहीत करने का कोई मतलब नहीं है तो इस ऑफसेट गणना उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है हम पहले शाखा निर्देश और लक्ष्य के बीच 26 बिट अंतर की गणना करते हैं और फिर
हम इस मान को 2 बिट्स दाएं तरफ स्थानांतरित करते हैं ताकि ये 2 शून्य बाहर जाएंगे और यह लीस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट्स वे हमेशा शून्य हैं वे बाहर जाएंगे इस 26 बिट के परिणामस्वरूप आपको 24 बिट मिलेगा और यह 24 बिट निर्देश के साथ निष्पादन के दौरान संग्रहीत किया जाएगा तो आपको यह 24 बिट ऑफसेट मान मिलेगा और 26 बिट ऑफसेट मान प्राप्त करने के लिए 24 बिट ऑफसेट मान 2 बिट्स बाईं तरफ स्थानांतरित कर दिया जाएगा इसे साइन एक्सटेंशन के द्वारा 32 बिट तक बढ़ाया जाएगा और फिर इसे प्रोग्राम काउंटर से जोड़ा जाएगा शाखा टारगेट के लिए तो इस तरह यह ब्रांच ऑपरेशन होगा और यह इस बात का ध्यान रखेगा इस स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वर्जन का तो इतना सब प्रयास एक निर्देश को 32 बिट मेमोरी वर्ड में भरण के लिए किया जाएगा तो यह उस तरह किया जाता है तो अगले हम एक और महत्वपूर्ण निर्देश देखेंगे जिसे स्वैप निर्देश के रूप में जाना जाता है तो स्वैप निर्देश एक आणविक ऑपरेशन है जिसमें मेमोरी रीड को मेमोरी राइट अनुगमन करता है तो अगर आप इस एआरएम प्रोसेसर के मेमोरी ऑपरेशन के किसी भी अन्य ऑपरेशन को देखते हैं तो यह या तो मेमोरी रीड या मेमोरी ऑपरेशन है या मेमोरी राइट ऑपरेशन है लेकिन यह कभी भी इस तरह का नहीं है लेकिन जहां तक ओएस डिजाइन का संबंध है जब भी हम कुछ सिंक्रोनाइज़ेशन प्रिमिटिव जैसे कि सेमाफोर मॉनिटर म्यूटेक्स वगैरह या कुछ लॉकिंग मैकेनिज्म को लागू करने के लिए जा रहे हैं हमें एक मेमोरी लोकेशन के कंटेंट की जांच करने और उसे उसी इंस्ट्रक्शन में कुछ वैल्यू पर सेट करने की जरूरत है तो जो आवश्यकता है वह यह है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कार्यक्रम है एक मेमोरी स्थान है जिसका नाम फ्लैग है 2 प्रोग्राम हैं तो प्रोग्राम P1 और प्रोग्राम P2 वे दोनों मेमोरी के एक हिस्से को संशोधित करना चाहते हैं तो वे मेमोरी के इस भाग को संशोधित करना चाहते हैं अब स्वाभाविक रूप से यदि दोनों एक साथ संशोधित करते हैं तो सामग्री खो जाएगी तो यह ओएस डिजाइन क्या प्रदान करते हैं आप इस तरह का कोई फ्लैग ले सकते हैं तो आप इस फ्लैग को 1 पर सेट कर सकते हैं और जब यह प्रोसेसर 1 आता है और यह जांच करता है प्रोग्राम 1 आता है और यह फ्लैग की जांच करता है पता चलता है कि यह 1 है शायद इसकी अनुमति है तो यह प्रोग्राम क्या करेगा यह इसमें 0 डाल सकता है और इस संशोधन में जा सकता है और संशोधन के बाद इसे वापस फिर से 1 करेगा और जब मूल्य 0 है यदि P2 आता है तो यह पाएगा कि मान 0 है तो P2 को पता होगा कि यह फ्री नहीं है यह तब तक इंतजार करेगा जब तक कि मूल्य 1 नहीं हो जाता है और जब मूल्य 1 हो जाता है तो संभवतः P2 इसे फिर से 0 पर रख देगा और फिर आगे बढ़ेगा तो यह एक बहुत ही मानक प्रोटोकॉल है जिसका पालन प्रक्रियाओं के बीच सिंक्रोनाइज़ेशन में किया जाता है अब कठिनाई यह है कि जब P1 फ्लैग के मूल्य की जांच कर रहा है तो उसे बहुत कम समय में ही इसे करना होगा और इसे बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए तो मैं P1 का कोड बना सकता हूं अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं इस तरह लिखता हूं तो यह इस तरह हो सकता है कि रजिस्टर R1 में फ्लैग रीड करें यदि R1 0 के बराबर है तो L1 पर जाएगा यहाँ L1 यह निर्देश खुद फिर से पढ़ने के लिए रजिस्टर सामग्री को पढ़ रहा है आप R1 को 1 के बराबर सेट करें और R1 को फ्लैग में स्टोर करें इसलिए अगर मैं कहता हूं कि मेरे अंकगणितीय संचालन सामग्री को नहीं बचा सकते हैं आप मेमोरी लोकेशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आपको इस तरह कोड लिखना होगा यहाँ यह रीड एक निर्देश है फिर यह कंडीशन चेक एक अन्य निर्देश है यह सेटिंग एक अन्य निर्देश है और यह सेविंग एक और निर्देश है तो कुल 4 निर्देश होंगे तो ऐसा क्या हो सकता है कि रीड राइट की संख्या में एक मेमोरी रीड और एक मेमोरी राइट की जरूरत पूरे ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक पड़ सकता है और चूंकि वे 2 अलग अलग ऑपरेशन हैं इसलिए बीच बीच में इंटरप्ट आ सकता है और वह इंटरप्ट रूटीन फ्लैग में कुछ संशोधन कर सकते हैं तो इस तरह यह सामग्री असंगत हो सकती है इसलिए किसी तरह मुझे एक ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जिसके द्वारा यह रीड और राइट वे एक साथ
किए जा सकें। तो लगभग सभी प्रोसेसर में आपको कुछ तकनीक मिलेंगे जिसके द्वारा आप इसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको 8085 प्रोसेसर याद है जिसमें XTHL निर्देश है जहां स्टैकअप सामग्री का HL रजिस्टर जोड़ी के साथ आदान प्रदान किया जाता है। तो ऐसा है इन दो सामग्रियों का आदान प्रदान किया जाता है, इसलिए एक निर्देश में हम स्टैक शीर्ष में X डाल रहे हैं HL की मदद से इस तरह से या SPHL निर्देश कहें। तो एक ही निर्देश में हम इस जोड़ी का आदान प्रदान कर सकते हैं। एकल निर्देश में विनिमय करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह उन रजिस्टरों के मूल्यों में असंगति होने से बचा देगा। लेकिन अब तक हमने देखा है कि यह ऐसा नहीं कर रहा है, इसमें लोड स्टोर आर्किटेक्चर हो रहा है। तो एक निर्देश में आप या तो मेमोरी लोड कर सकते हैं या आप मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। तो यह स्वैप निर्देश एकमात्र निर्देश है जिसके द्वारा आप इस लोड और स्टोर को एक ही निर्देश में एक साथ कर सकते हैं। तो स्वैप का प्रारूप इस तरह है स्वैप RD RM और RN। तो यह आरेख बेहतर बताएगा। तो इन रजिस्टरों में इस RD RM और RN का उल्लेख किया गया है। तो पहला ऑपरेशन मेमोरी लोकेशन से होता है जो RM रजिस्टर द्वारा इंगित किया जाता है और उसका मान एक अस्थायी रजिस्टर में चला जाएगा। फिर दूसरी बात इस RM रजिस्टर का यह मान इस मेमोरी लोकेशन में डाला जाएगा और अंत में इस अस्थायी रजिस्टर की सामग्री RD को जाएगी। अब अगर RM और RD वे एक ही रजिस्टर हैं तो अगर यह RM R1 के बराबर है और RD भी R1 के बराबर है और यह मेमोरी लोकेशन सामग्री M कहलाती है और RN कुछ अन्य रजिस्टर है, मान लेते हैं यह R2 रजिस्टर है तो जो सिर्फ एक पॉइंटर है। तो पहले ऑपरेशन के बाद यह अस्थायी रजिस्टर M के बराबर हो जाएगा। दूसरी ऑपरेशन के बाद इस M को R1 की सामग्री मिल जाएगी और तीसरी ऑपरेशन के बाद इस RD को M के बराबर की सामग्री मिल जाएगी जो कि अस्थायी रजिस्टर का मूल्य रहेगा। तो यह M है। तो प्रभावी रूप से क्या हुआ है कि यह R1 रजिस्टर और यह R1 रजिस्टर और इस मेमोरी स्थान की सामग्री का आदान प्रदान हुआ है। इस पूरे विषय के खत्म हो जाने के बाद इस मेमोरी लोकेशन को R1 की सामग्री मिल जाएगी और R1 को मेमोरी लोकेशन की सामग्री मिल गई है। तो इस तरह से एक ही निर्देश में मैं दो अनुदेशों के बीच स्वैप कर सकता हूं। मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर के बीच इतना ही चाहिए, यह दोनों समान हैं। तो यह यहाँ लिखा गया है। दो चक्र संचालन में Rn रजिस्टर के द्वारा इंगित मेमोरी स्थान के सामग्री अस्थायी स्थान में कॉपी किया जाता है, फिर रजिस्टर Rm को मेमोरी स्थान पर कॉपी किया जाता है और अंत में अस्थायी स्थान की सामग्री को रजिस्टर Rd पर कॉपी किया जाता है। इसलिए अगर उस स्थिति में Rd और Rm समान हैं तो सामग्री इंटरचेंज होगा। तो यह स्वैप निर्देश की उपयोगिता है और ओएस डिजाइनर के लिए यह बहुत उपयोगी है। फिर स्टेटस रजिस्टर का संशोधन जैसे CPSR और SPSR रजिस्टर, तो यह केवल प्रिविलेडगेड मोड में किया जा सकता है, यूजर मोड में नहीं। तो MSR एक निर्देश है जो CPSR और SPSR में सामग्री को चयनित जनरल पर्पस रजिस्टर में स्थानांतरित करता है। तो आप इसे एक जनरल पर्पस रजिस्टर पर प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप सामग्री की जांच कर सकते हैं और MRS रिवर्स काम कर रहा है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर की सामग्री को CPSR या SPSR रजिस्टर पर कॉपी किया जाता है और इसे केवल प्रिविलेडगेड मोड में निष्पादित किया जा सकता है। तो इस तरह हम प्रिविलेडगेड मोड ऑपरेशन में स्टेटस रजिस्टर को संशोधित कर सकते हैं। इसलिए अब तक हमने जिन भी निर्देशों के बारे में चर्चा की है वे सभी ARM निर्देश हैं। हमारे पास थंब निर्देश हो सकते हैं, जैसे कि हमने कहा था थंब 16 बिट अनुदेश सेट है। इसलिए ARM के विपरीत जो भी 32 बिट है, यह 16 बिट एक संपीड़ित रूप से संग्रहीत है। तो प्रति मेमोरी वर्ड में जो 32 बिट है प्रति मेमोरी वर्ड, इसलिए आपको दो ऐसे थंब निर्देश मिले हैं। तो मुझे कहना चाहिए कि यह थंब निर्देश सेट मानक माइक्रोकंट्रोलर निर्देशों के अधिक करीब है, इसलिए उन्हें बिना शर्त के निष्पादित किया जाता है।
तो EQADD और LESUB जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप केवल ADD SUB जैसे निर्देश पाएंगे और केवल शाखा निर्देश सशर्त हैं, लेकिन सिवाय इसके अन्य सभी निर्देश बिना शर्त के हैं और फिर उन्हें R0 से R7 तक और R13 से R15 रजिस्टर की असीमित एक्सेस है। तो R8 से R12 वे रजिस्टर यूजर मोड में उपलब्ध नहीं हैं। निर्देशों की कम संख्या पूर्ण रजिस्टर सेट को एक्सेस करेगी और MSR प्रकार के निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। अधिकतम SWI कॉल 256 तक सीमित है। इसलिए हम इस कन्वेंशन में वापस आ गए हैं कि इंटेल प्रोसेसर में INT है जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नंबर 256 को बाधित करता है। इसलिए जब आप थंब मोड पर जाते हैं तो इस के पास केवल 256 SWI कॉल है। तब निर्देश अधिक पारंपरिक प्रोसेसर निर्देश जैसे दिखते हैं, जैसे कि अब पुश पॉप निर्देश वापस आ गए हैं। तो आपके पास यह पुश और पॉप निर्देश हो सकता है और रीसेट या एक्सेप्शन पर यह ARM निर्देश सेट सक्रिय हो जाता है। और यदि आप ARM मोड से थंब मोड पर स्विच करना चाहते हैं तो आप इस BX या BLX प्रकार के निर्देश का उपयोग कर सकते हैं। तो BX से अनुदेश सेट के आदान प्रदान के साथ शाखा होगा और BLX मूल रूप से अनुदेश सेट के आदान प्रदान के साथ कॉल है। इसी प्रकार जब आप थंब इंस्ट्रक्शन को निष्पादित कर रहे होते हैं तब आप ARM मोड के निष्पादन में वापस आने के लिए एक BX डाल सकते हैं। इसलिए इंस्ट्रक्शन सेट उस मामले में ARM इंस्ट्रक्शन सेट है। तो इस BX और BLX इन दो निर्देशों का उपयोग किया जा सकता है। तो अगर आप इस ARM और थंब के बीच तुलना करना चाहते हैं तो ARM और थंब दोनों की समानता की बात करें। वे दोनों लोड स्टोर आर्किटेक्चर हैं। वे दोनों 8, 16 और 32 बिट डेटा का समर्थन करेंगे और उपयोग किए जाने वाले मेमोरी मॉड्यूल 32 बिट ARM अनुभाग रहित मेमोरी है। तो संपूर्ण मेमोरी स्पेस समान है। तो हमारे पास इंटेल प्रोसेसर की तरह का मतभेद नहीं है जहां मेमोरी को कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट में विभाजित किया जाता है, लेकिन ARM और थंब दोनों के मामले में इसे एक अनुभाग रहित मेमोरी के रूप में लिया जाता है। इसलिए यह प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि कन्वेयर को प्रोग्राम मेमोरी या डेटा मेमोरी जैसी समझ हो। जहां तक मतभेदों का संबंध है, सशर्त निष्पादन ARM में समर्थित है लेकिन यह थंब में नहीं है। तो ARM में सामान्य रूप से 3 एड्रेस फॉर्मेट हैं जबकि थंब का 2 फॉर्मेट है। फिर से गंतव्य और स्रोत पहला ऑपरेंड वे समान हैं, इसलिए यह पारंपरिक निर्देश शैली में वापस जाएगा। तब थंब को नियमित निर्देशन प्रारूप कम है। तो वहाँ निर्देश प्रारूप ARM की तरह नियमित नहीं होगा और इसमें एक्सप्लिसित शिफ्ट जरूर है। जैसे ARM के मामले में आपको याद है कि हमें यह LSL एक हिस्से में मिला है, लेकिन उनके संशोधक को ऑपकोड के साथ रखा गया था। जैसे हमारे पास ऐड है, हमारे पास निर्देश है जैसे कि ऐड R1, R2, R3 और LSL 2 बिट्स द्वारा। तो यह था कि R3 को 2 बिट्स द्वारा बाएं तरफ स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए यह स्थानांतरण स्वयं निर्देश का हिस्सा था। लेकिन थंब के मामले में तो वहाँ यह स्थानांतरण अलग है, इसलिए सबसे पहले आपको R3 को बाएं तरफ शिफ्ट करनी होगी और उसके बाद ही आप ऐड R2 R3 को कह सकते हैं कि R2 को R2 धन R3 का सामग्री मिलेगा। तो 2 ऑपरेंड निर्देश ज्यादातर होंगे, इसीलिए यह प्रारूप होगा। अब अन्य अंतर और समानताएं इस तरह हैं। तो यह निर्देश निष्पादन है। ARM निष्पादन तेज है। तो अगर आपको यह 16 बिट थंब कोड मिला है तो यह निर्देश पाइपलाइन में जाएगा और फिर यह थंब डिकम्प्रेसर के पास जाता है। तो यह डिकम्प्रेसर इस ARM थंब निर्देश को ARM इंस्ट्रक्शन में बदल देगा और वह ARM इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाता है। तो प्रोसेसर सीधे थंब निर्देश निष्पादित नहीं करता है, यह केवल ARM निर्देश निष्पादित करता है। तो इस तरह से यह कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं लिखने पर।
थंब अनुदेश निष्पादन ARM अनुदेश की तुलना में धीमी हो जाएगी। इस प्रकार यह वैचारिक रूप से आप उस डेटा को उस डेटा मेमोरी से आते हुए देख सकते हैं। इसलिए यदि यह एक निर्देश है तो यह निर्देश पाइपलाइन में प्रवेश करेगा। यदि यह एक डेटा है तो यह डेटा के रूप में आएगा और यह बी ऑपरेंड बस में जाएगा जो आपको याद है कि एएलयू का एक हिस्सा मिल रहा था, तो यह बी बस है। अब यदि यह एक निर्देश है तो यह निर्देश पाइपलाइन में जाता है। अब इसलिए हमारे पास यह उच्च और निम्न हाफ वर्ड सिलेक्ट हो सकता है, तो 16 बिट का चयन किया जाता है। तो यह थंब डीकंप्रेसर में लिया जा रहा है। इसलिए थंब निर्देश के लिए यह अब 2 निर्देशों से मिलकर बना है। तो एक निर्देश उच्चतम क्रम 16 बिट है और अन्य एक निचला क्रम 16 बिट है। तो यह मल्टीप्लेक्सर उस निर्देश का चयन करेगा जो थंब डिकम्प्रेसर में जाएगा, और यदि यह एक साधारण ARM मोड में है तो इस भाग का कोई अर्थ नहीं है। तो निर्देश 32 बिट निर्देश इस मल्टीप्लेक्सर के पास आता है और फिर यह ARM निर्देश डिकोडर के पास जाएगा और यह थंब डिकम्प्रेसर है, ताकि थंब निर्देश जो आपको यहां मिला है वह 32 बिट ARM निर्देश में परिवर्तित हो जाता है और वह चला जाता है इस मल्टीप्लेक्सर में और अंततः 32 बिट आउटपुट के रूप में आ रहा है और 32 बिट में से कुछ भाग ऑपकोड है, ताकि निर्देश डिकोड भाग में जाएगा और कुछ भाग तत्काल डेटा हो सकता है। इसलिए तत्काल फ़ील्ड आखिरकार बी बस में जाएगा। इसलिए यदि तत्काल भाग है तो यह ऐसा होगा कि तत्काल फ़ील्ड को वह मान मिलेगा। यदि तत्काल भाग नहीं है तो निश्चित रूप से यह निर्देश डिकोडर संचालन करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करेगा। तो क्यों हमें थंब जाना चाहिए? क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि यह थंब ARM की तुलना में धीमी है, लेकिन हमें अभी भी थंब के निर्देश सेट के लिए क्यों जाना चाहिए? सबसे पहले तो कोड का घनत्व अधिक होता है। कोड घनत्व हमने कहा है कि यदि आपके पास एक फ़ंक्शन है तो पर्याप्त शक्ति है। इसलिए यदि आप इसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को रखने के लिए कितने बाइट की आवश्यकता होती है। तो यह कोड घनत्व का एक माप है। थंब कोड की औसत 30 प्रतिशत कम जगह की आवश्यकता होती है। तो ये सभी आंकड़े सांख्यिकीय हैं, इसलिए यह मान सामान्य रूप से सच नहीं है। इसलिए यह ऐसा है, यदि आप कोई मनमाना प्रोग्राम लेते हैं तो यह नहीं होगा, लेकिन सांख्यिकीय रूप से यह देखा गया है कि इसके लिए 30 प्रतिशत कम स्थान की आवश्यकता होगी। और यदि मेमोरी 32 बिट शब्द है तो ARM कोड 40 प्रतिशत थंब से तेज होगा। तो यह एक बड़ी गति सुधार है, इसलिए ARM बहुत तेजी से चलेगा। और जहां तक थंब का संबंध है, तो थंब यदि आप यह 16 बिट वर्ड में व्यवस्थित करते हैं तो थंब कोड ARM की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक तेज है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मेमोरी को 32 बिट वर्ड के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रोसेसर को प्रत्येक मेमोरी एक्सेस में एक ARM इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो इस तरह से यह निष्पादित कर रहा है, जबकि इसे 2 थंब निर्देश मिलते हैं, लेकिन वे उस डिकम्प्रेसर के माध्यम से पारित होते हैं। इसलिए इस तरह से यह धीमा हो जाएगा। दूसरी ओर यदि आप 16 बिट मेमोरी वर्ड रख रहे हैं तो 32 बिट इंस्ट्रक्शन ARM इंस्ट्रक्शन पाने के लिए आपको मेमोरी के 2 बार एक्सेस करने की आवश्यकता है। इस प्रकार मेमोरी एक्सेस टाइम और विशेष रूप से मेमोरी ऑफ चिप है तो इस मेमोरी एक्सेस में टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए यह थंब कोड अब और तेज हो जाएगा, क्योंकि हर एक्सेस में यह एक निर्देश देगा और यह निष्पादन के लिए जा सकता है। थंब कोड तेज हो जाएगा, लेकिन थंब का प्रमुख लाभ यह है कि ARM कोड की तुलना में 30 प्रतिशत कम पावर की खपत करता है। इसलिए यह सुझाव है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हमें 32 बिट मेमोरी और ARM इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग करना चाहिए। इसलिए जब भी हम सिस्टम के प्रदर्शन की तलाश कर रहे हैं, वह यह है कि सिस्टम को डिले न्यूनतम हो। तो उस स्थिति में हमें 32 बिट मेमोरी संगठन और ARM इंस्ट्रक्शन सेट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यह सिस्टम को तेज बना देगा।
दूसरी ओर यदि आप सर्वोत्तम लागत और पावर दक्षता की तलाश कर रहे हैं तो हमें थंब कोड के साथ 16 बिट मेमोरी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अब वह पावर कम होगी और पावर की खपत कम होगी और यह 16 बिट मेमोरी, इसलिए यह मेमोरी बस का आकार और वे सभी चीजें कम होंगी। तो यह पावर सिस्टम की लागत कम हो जाएगी, ठीक है। तो आवश्यक मेमोरी स्पेस की लागत कम होगी, इसलिए सिस्टम की लागत कम हो जाएगी। तो यदि आप एक एम्बेडेड अनुप्रयोग में देख रहे हैं तो एक एम्बेडेड अनुप्रयोग में सभी कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कुछ कार्य जो महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण कार्यों में वहाँ प्रमुख जोर निष्पादन समय का अनुकूलन करने के लिए है और उस उद्देश्य के लिए हमें स्पीड क्रिटिकल रूटीन के लिए ऑन चिप मेमोरी पर 32 बिट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ARM कोड वहाँ है, इसके साथ ही हम कुछ मेमोरी कोड डाल सकते हैं और पूरी चीज़ को एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मेमोरी अगर मैं इसे ऑन चिप बना देता हूं तो मैं उस मेमोरी को बहुत बड़ा नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैं कुछ छोटे काम जो कि एप्लीकेशन के सबसे महत्वपूर्ण काम को ऑन चिप मेमोरी में डाल सकता हूं और मैं उसके कोडिंग के लिए ARM इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग करता हूं ताकि इसे तेजी से निष्पादित किया जा सके। दूसरी तरफ इस थंब कोड के सिस्टम में कम महत्वपूर्ण संचालन है, इसलिए मैं ऑफ चिप मेमोरी का उपयोग कर सकता हूं और उस बाहरी मेमोरी पर उस गैर महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रोग्राम को स्टोर कर सकता हूं और उन्हें थंब कोड में कोडित किया जा सकता है, क्योंकि अब वह कम जगह लेगा, ठीक है। अब हालांकि यह कार्यक्रम बड़ा हो सकता है, लेकिन थंब कोडिंग की वजह से प्रोग्राम का आकार छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से एम्बेडेड अनुप्रयोग के लिए हमें इन ARM और थंब निर्देश सेटों का उपयोग करने की आवश्यकता है। ARM अनुदेश सेट महत्वपूर्ण संचालन के लिए होगा और थंब अनुदेश सेट गैर महत्वपूर्ण संचालन के लिए होगा।